नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग? घर में सुरक्षित? मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 62 बीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला में सेकंड पार्ट को हम लोग देखते हैं। एक एक प्रश्नों की अच्छे से एनालिसिस करते हैं। ये क्वेश्चन रहा आपके साथ। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। ए सूर्य सेन, बी चंदन दत्ता, सी विधान घोष, डी जतिन दास। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें ए सही यानी सूर्य सेन सही है। सूर्य सेन को मास्टर दा भी कहा जाता है। उन्होंने 18 अप्रैल 1930 को, एक तरह से ये डेट आप ध्यान में रखो, एक संगठन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाई और क्रांतिकारी आंदोलन की निरंतरता को कायम रखने की कोशिश की। इन्होंने ब्रिटिश सत्ता का जबरदस्त विरोध किया। ब्रिटिश सत्ता भी इनके खिलाफ एक सशक्त अभियान चलाया। यद्यपि 1934 में इनको फांसी दे दी गई, लेकिन फिर भी इन्होंने इस दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों को जिस ढंग से संभाला, नेतृत्व दिया। इनके सहयोगियों में बहुत सारे लोग थे। स्पेशली अगर आप देखो तो कुछ महिलाएं जैसे प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्ता, इन महिलाओं ने भी क्रांतिकारी गतिविधियों में अपना अच्छा योगदान दिया। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे भारतीय नारियां भी क्रांतिकारी आंदोलन से अपने को जोड़ कर रखती। बाद में बॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी, खेलेंगे हम जी जान से। वो इसी मास्टर दा की गतिविधियों पर ही आधारित थी। इस रूप में हम इनको याद करते हैं कि ये भी क्रांतिकारी सपूत थे जो चटगांव में अपनी गतिविधियों को अंजाम दिए। आज की तारीख में वो बांग्लादेश में है। इस तरह से इनको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? ए अब्दुल गफ्फार खां, बी अली बंधु, सी अंसारी बंधु, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें ए अब्दुल गफ्फार खां, इन्हें हम लोग बच्चा खान, बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। इन्होंने 1929 में इस संगठन की स्थापना की। इस संगठन का अर्थ है भगवान के सेवक, खुदाई खिदमतगार। ये लोग लाल शर्ट पहनते थे, इसलिए लाल कुर्ती आंदोलन भी इसे हम कहते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हैं। पृथकतावाद का हमेशा इन्होंने विरोध किया। यही नहीं, जब कहा जाता है कि इन आंदोलनकारियों पर ब्रिटिश सरकार ने गोली चलाने का आदेश दिया, तो चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाली रेजिमेंट ने इनके ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया। जब भारत का विभाजन सुनिश्चित हो गया कि अब विभाजन होगा ही, तो ये बड़े दुखी हुए खान अब्दुल गफ्फार खां। अंत में इन्होंने कहा कि आपने मुझे भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। ये पाकिस्तान में अपने क्षेत्र को मिलने नहीं देना चाहते थे। इसके पहले अगर आप देखो तो 1937 में जब चुनाव हुआ था, तो यहां कांग्रेस के साथ मिलकर एक सरकार बनी थी। अब्दुल खान करके इनके जो भाई थे, उस सरकार के मुखिया थे। इनका उस क्षेत्र में काफी बड़ा प्रभाव था, बहुत लोकप्रिय नेता थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इनकी मांग को नहीं माना।
ब्रिटिश सरकार ने इनको स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने की अनुमति नहीं दी। इनको पाकिस्तान के साथ अंत में मिलना पड़ा विवशता में ही, और बाद में इनके आंदोलन को बैन कर दिया गया। इस तरह से यह आंदोलन समाप्त सा हो। अगला प्रश्न, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। प्रश्न को बहुत संजीदगी से, ठहराव से पढ़ेंगे आप। विकल्पों पे आए, ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी रॉलेट बिल सत्याग्रह, डी चंपारण सत्याग्रह, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें सरल क्वेश्चन है, किसकी असफलता के बाद? तो असहयोग आंदोलन। 1922 में जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में CWC की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तो एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रेक लग गई, ठहराव आ गया। उस समय के आंदोलनकारियों ने, नेताओं ने, बहुत सारे बड़े बड़े जो नेता थे, उन सभी ने गांधी की आलोचना की। मोतीलाल नेहरू जैसे लोग तो कहे कि केरल में घटी किसी घटना की सजा हिमालय के किसी गांव को क्यों मिलनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने तो कहा कि जब जनता का उत्साह चरम पर है तो आंदोलन को वापस लेना किसी राजद्रोह से कम नहीं। लेकिन गांधी की अपनी रीति नीति, अपनी फिलॉसफी, उनका अपना एक सिद्धांत, दर्शन था जिसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। ऐसी शून्यता की स्थिति में जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो कुछ प्रो चेंजर्स नामक एक गुट उभरा, जिनका मानना था कि हम लोग आंदोलन की निरंतरता को कायम रखें और इसके लिए विधायिका में ले जाएं, आंदोलन को विधायिका में ले जाएं और वहां ब्रिटिश सरकार की नीतियों को, सिद्धांतों का पर्दाफाश करें और देखें कि कैसे ये अपनी नीतियों को एग्जीक्यूट करती है। इसका रिजल्ट ये निकला कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ, अध्यक्ष CR दास बने, महासचिव मोतीलाल नेहरू बने। इन लोगों ने 1919 के अधिनियम के तहत जो चुनाव हुए उसमें भाग लिया। मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला, बंगाल में लगभग पूर्ण बहुमत मिला। कुल मिला के अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन CR दास की मृत्यु हो गई तो यह संगठन कमजोर सा हो गया, जबकि यह कांग्रेस के अंदर ही था, कोई स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी धीरे धीरे यह संगठन एक तरह से समाप्त सा हो। अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? देखो, जुड़ी हुई नहीं थी। इन पे आपको, इसलिए हर पेपर के समय हम आपसे शेयर करते हैं कि प्रश्न को बहुत संजीदगी से देखो। झटके में पढ़ने पर नहीं की जगह है पढ़ लिए, विकल्प लगा के आगे बढ़ गया और पता चला कि वो क्वेश्चन ही गलत हो गया आपका। और कष्ट तब होता है जब एक प्रश्न से आप बाहर। अब इस क्वेश्चन में है कि नहीं थी। विकल्पों पे आए, ए संध्या, बी युगांतर, सी गदर, डी यंग इंडिया, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आप जानते हैं कि संध्या, युगांतर, गदर ये तीनों क्रांतिकारी गतिविधियों से ही जुड़े थे। बंगाल विभाजन के बाद स्पेशली देखो आप तो गदर 1913 से, गदर आंदोलन देखिए कैसे अमेरिका में शुरू हुआ। तो ये तीनों नहीं है, बचा का यंग इंडिया, चूंकि इसने नहीं है पूछा है इसलिए यंग इंडिया सही होगा इसमें।
यंग इंडिया गांधी ने निकाला था, और गांधी किसी भी प्रकार से क्रांति के विरोधी थे। हां, हिंसात्मक क्रांति, ध्यान रखें, पद्धति हिंसा। गांधी क्रांति के समर्थक हैं, लेकिन वह क्रांति अहिंसक होनी चाहिए, हिंसा के माध्यम से नहीं। इस तरह से इसमें यंग इंडिया सही होगा। आने वाले समय में इसको चेंज कर दे कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी, ABCD। अब इसको अगर हम नहीं को हटा दें तो इसमें क्या सही हो जाएगा, फिर इसमें ई सही हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा है इसमें। तो इन्हीं प्रश्नों को रिपीट कर देगी, शब्द को चेंज कर देगी, बदल देगी शब्द को। तो उसमें फिर आपको सिंसियरिटी से देखना होगा कि अच्छा हां, इसमें ये डिमांड कर रहा है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर, कैबिनेट मिशन भारत में आया। देखिए, क्रोनोलॉजी जो मैं कहता हूं उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ ही रहे हैं। इसके पहले भी स्वराज दल वाला भी क्वेश्चन क्रोनोलॉजी बेस्ड था। तो क्रोनोलॉजी दिमाग में सेट होनी चाहिए आपके। इवन मैं तो ये मानता हूं बच्चों कि आपके दिमाग में 600 BC से लेकर, यानी ऐतिहासिक युग जब से शुरू होता है भारत में, ऐतिहासिक युग से लेकर के और आज तक, अभी तक की घटनाओं को आप क्रोनोलॉजिकली माइंड में सेट करें। जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको आप दिमाग में रखो। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन इतिहास में इसी तरह से आएंगे। कॉन्सेप्ट को भी आप क्रोनोलॉजिकली सेट कर लेंगे कि अच्छा, इसका युग बोध क्या बता रहा है, इस युग में किस प्रकार की विचारधारा थी, कैसी प्रवृत्तियां थी, प्रोग्राम कैसे शुरू किए गए, क्या फिलॉसफी थी, पद्धतियां क्या थी, उनको क्रोनोलॉजिकली सेट कर लेंगे माइंड में। अगर आप तो कैसा भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछे, इवन अपना यूपीएससी पूछे, इजिली आप हैंडल कर लेंगे। अब इसमें विकल्प पर हम आए, ए फरवरी 1942, बी मार्च 1942, सी अप्रैल 42, डी मई 1942। अब इसमें एक भी टाइम सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मिशन जो था ये 1946 में आया। अच्छा, कभी कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। बीच में सेट करने के लिए बोल दे टू नेशन थ्योरी, लाहौर मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। हर साल की घटनाओं को इवन मंथ वाइज दिमाग में आप रखो। क्या कहा मैंने बेटा कि आप मंथ वाइज दिमाग में रखो। आने वाले समय में मंथ आपसे पूछ सकते हैं और धीरे धीरे इनको आप याद करो। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 1946 में आया। इसने पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया। विभिन्न प्रांतों की 3 श्रेणियां बना दी, हिंदू बहुल, मुस्लिम बहुल और मिक्स। इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा बनी, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, एक अंतरिम सरकार बनी और बहुत सारी बातें तो बाद में एग्जीक्यूट भी हुई। लेकिन कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि मुस्लिम लीग ने दंगा फसाद वाला काम शुरू कर दिया, हिंसात्मक कार्य शुरू कर दिए। डायरेक्ट एक्शन डे, लड़ कर लेंगे पाकिस्तान, इस्लाम खतरे में है, ऐसी बातें करने। और लास्टली आप जानते हैं इसका रिजल्ट क्या निकला। दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए और अंत में भारत खंडित हो गया और आज बर्बाद है। पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों बर्बाद है। पाकिस्तान तो वर्स्ट स्थिति में है और जिन्होंने लड़ाया आज की तारीख
में मैं आपको बात शेयर करना चाहूंगा कि एक भारतीय ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, इस बात की संभावनाएं प्रबल हैं, जैसा कि न्यूज पेपर में आज समाचार में ये बातें सुनने को मिली है। अगले क्वेश्चन, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? ए जयप्रकाश नारायण, बी बैकुंठ शुक्ल, सी शीलभद्र याजी, डी रामनारायण प्रसाद, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें इस विकल्प में शीलभद्र याजी थे। अगर आप देखो सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को, तो कैसे ये भारत से बाहर निकले, जर्मनी गए, वहां के लोगों ने उन्हें नेताजी की उपाधि दी। बाद में रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल जैसे लोगों ने इनका साथ दिया। सिंगापुर में इन्होंने एक अस्थायी सरकार बनाई, दिल्ली चलो का नारा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आप देखो कि कैसे इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित किया, उनका आशीर्वाद मांगा। जापान ने भरपूर सहयोग दिया इनको कि आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो। भारत के 2 क्षेत्रों को इन्होंने जीता भी, अंडमान और निकोबार। अंडमान का नाम इन्होंने शहीद द्वीप रखा, निकोबार का इन्होंने स्वराज द्वीप रखा। इन्होंने तमाम ब्रिगेड बनाई, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, अबुल कलाम आजाद ब्रिगेड, और झांसी की रानी का एक नाम से भी एक ब्रिगेड बना। इनकी जो सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड बनाई, उसका प्रमुख शहनवाज खां को बनाया, और महिला जो ब्रिगेड बनी थी उसका प्रमुख लक्ष्मीनाथन को बनाया। और इस तरह से एक अंतरिम सरकार का एक अस्थायी सरकार का इन्होंने गठन करके अपनी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता को सिद्ध किया। प्रखर देशभक्त थे ये। और राष्ट्रीय आंदोलन में जब गांधी के साथ इनका वैचारिक मतभेद हुआ, तो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े तो रहे, लेकिन अपने तरीके से आजादी के लिए काम करते रहे, लेकिन बाहर जाकर विदेशी शक्तियों के सहयोग से बहुत सारी कंट्रियों ने इनकी सरकार को मान्यता भी दी, इटली, जर्मनी, जापान जैसे देशों ने। बाद में इनके जो 3 प्रमुख योद्धा थे जिनको पकड़ ली ब्रिटिश सरकार, शहनवाज खां, ढिल्लो, कैप्टन सहगल, इसको लेकर बहुत बवाल मचा। इनकी सुनवाई के लिए भूलाबाई देसाई, टीबी सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, तमाम नेता इनको छुड़ाने के लिए प्रयास किए। पूरे देश में इनको लेकर के एक लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को छोड़ दो, सैनिकों को छोड़ दो, नारा बुलंद किया गया। बाद में लॉर्ड वेवल जो वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, उनको झुकना पड़ा। फिर इन लोगों को एक तरह से छोड़ दिया। अगला प्रश्न, लंदन के 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा? ए मदनलाल ढींगरा, बी एमपीटी आचार्य, सी बीडी सावरकर, डी उधम सिंह, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें डी उधम सिंह। बच्चों, ये वही व्यक्ति है जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाने का आदेश दिया था। जनरल डायर और माइकल ओ डायर, उधम सिंह इसके प्रत्यक्षदर्शी थे और इन्होंने इस दृश्य को देखा। एक तड़प इनके अंदर आई कि मैं इसका बदला अवश्य लूंगा, और बाद में ये लंदन गए।
लंदन में, चूंकि इसके पहले जनरल डायर की 1927 में ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन ये बचा हुआ था माइकल ओडायर, इसलिए इसको मारने का निर्णय लिया। और अंत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने रिवॉल्वर निकाला और उसको मार डाला। बाद में इनको फांसी हो गई, लेकिन शहीद आजम के नाम से जानी जाती। ये हमारे वीर सपूत हैं कि इन्होंने बदला लेने के लिए वीरों वाला काम किया। कैसे पिस्टल को ले जाने के लिए पिस्टल की आकार की कटिंग पुस्तक में कर दी और उसमें सेट कर लिया, लेकर गए, किसी को शक भी नहीं हुआ, और अंत में अपने कार्य को अंजाम दिया। ये जानते थे कि मारने के बाद मुझे फांसी मिलेगी, लेकिन नहीं, क्योंकि निर्दोषों पर गोली चलवाया था, इसलिए इसको सजा मिलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भूलाभाई देसाई, डी सरदार पटेल, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, जिसमें बी जवाहरलाल। अक्सर मैं बच्चों आपसे शेयर करता हूं कि जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटियां हैं उनकी विचारधारा को आप अवश्य दिमाग में रखो। निश्चित तौर पर 2-4 क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं हमेशा, यूपीएससी हो या अपनी बीपीएससी हो। वैचारिक यदि स्पष्टता है, क्लैरिटी है, आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है अगर आपके माइंड में, तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली हल कर लेंगे। अब इन विकल्पों में आप जाओ तो राजेंद्र प्रसाद, ये वही गांधीवादी परंपरा के नेता थे, मॉडरेट पद्धति वाले नेता थे। अभी इनका मॉडरेट जो नरमपंथी थे उनसे थोड़ा सा अलग था। भोलाभाई देसाई भी इसी विचारधारा के, सरदार पटेल भी, इनको दक्षिणपंथी कहा ही जाता। तो कुल मिला के जवाहरलाल नेहरू ही बचे। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि देश की समस्या का एकमात्र हल समाजवाद, हमें राजे रजवाड़ों में विश्वास नहीं है। अच्छा, उनका यह विश्वास आज बिल्कुल सिद्ध हो रहा है। भारत के उन क्षेत्रों का विकास कमोबेश उस रूप में नहीं हुआ, यदि उनको राजधानी के रूप में या महत्वपूर्ण जो है इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप नहीं किया गया, उन क्षेत्रों में विकास अभी भी नहीं हुआ वास्तव में जहां रजवाड़ी थी, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ऐसी थी कि जनता जितनी कम विकसित रहेगी उतनी ही मेरे प्रभाव में रहेगी। जवाहरलाल नेहरू इस बात को समझते थे। इसलिए देखिए कि बाद में देसी रियासत जो भी थी वहां भी जन आंदोलन की शुरुआत करने की प्रक्रिया शुरू हुई 1937-38 से। क्यों? क्योंकि एक लोकतांत्रिक भारत बनाने के लिए ब्रिटिश प्रांत हो या देसी रियासत हो, इन सबको मिलाकर के ही जन आंदोलन की प्रक्रिया से जोड़ करके हम लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। और इसमें जो बैरियर हैं, जमींदारी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, देसी राज्यों का दृष्टिकोण, ये एक तरह से अवरोधक है, इसलिए इनको समाप्त करना आवश्यक है। लेकिन यहां जवाहरलाल नेहरू की जो आइडियोलॉजी थी वो लोकतांत्रिक समाजवाद की थी। समाजवाद मेरा उद्देश्य तो है बच्चों, जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में अगर आप समझो तो जवाहरलाल नेहरू कहते थे समाजवाद उद्देश्य है मेरा, लेकिन उसकी पद्धति सोवियत संघ वाली नहीं होगी, उसकी पद्धति लोकतांत्रिक होगी, चुनाव की प्रक्रिया से होगी, दलीय व्यवस्था के तहत होगी। यानी हम ब्रिटेन के मॉडल को पद्धति के रूप में स्वीकार करेंगे, संसदीय पद्धति से हम समाजवाद लाएंगे, लेकिन लाएंगे समाजवाद क्यों? क्योंकि समाजवाद ही समस्या का हल। क्लियर? अगला क्वेश्चन, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांत प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मिंटो, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब इसमें
सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कहता था, ये 1900 से 1905 तक गवर्नर जनरल था मोटे तौर पर। यह कहता था कि कांग्रेस मर रही है, मेरी इच्छा है कि मेरे सामने ये मर जाए, मैं इसका दाह संस्कार कर सकूं। कारण, कांग्रेस अब वैसी नहीं रही जैसा ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिशर्स सोचते थे। अब वो राष्ट्रीय आंदोलन की वाहक बनती जा रही। बंग भंग के विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ बच्चों, उस आंदोलन में लोगों की जो भागीदारी हुई, महिलाओं की जो भागीदारी हुई, जन सामान्य में जो राष्ट्रीय चेतना आई, जिस ढंग से कार्यक्रम विकसित किए गए, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा जैसे मुद्दे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, उससे ब्रिटिश शक्ति को लगने लगा कि भारत में, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना बहुत तेजी से विकसित हो रही है। ये हमारे लिए खतरा है। अगर राष्ट्रीय चेतना विकसित हो गई, ये राष्ट्र बनने की, अधिकार की मांग करने लगेंगे, हम इनका दोहन कैसे करेंगे, शोषण कैसे करेंगे। इसलिए लॉर्ड कर्जन ऐसे वक्तव्य जारी करता है। इसके पहले देखो आप, जब डफरिन, जिसके काल में आईएनसी बनी थी, डफरिन तो कहता था यह अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। लेकिन ये अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था 1905 तक पहुंचते पहुंचते जन सामान्य की ओर उन्मुख हो गई। सिर्फ शहरी मध्य वर्ग तक ही सीमित नहीं रही है। अब इसमें क्षैतिज और लंबवत दोनों विस्तार की प्रक्रिया, सामाजिक भागीदारी की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसलिए अंग्रेजी सरकार के लिए एक प्रकार का संकट पैदा करने लगी थी। ऐसे वक्तव्य इसी हताशा, निराशा की देन। अगला क्वेश्चन, 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ए, लॉर्ड जॉर्ज, बी, जॉर्ज हैमिल्टन, सी, सर सैमुअल होर, डी, लॉर्ड सेलिसबरी। इसमें ए, लॉर्ड जॉर्ज। अगर आप थोड़ा बहुत विश्व इतिहास पढ़े हो बच्चों, तो आप देखो कि जब 1919 में पेरिस सम्मेलन हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसमें क्लेमेंसो फ्रांस से, वुडरो विल्सन अमेरिका से, ओरलैंडो इटली से, लॉर्ड जॉर्ज ब्रिटेन से भाग लिए थे। और इन लोगों ने जर्मनी को दोषी ठहरा करके उसके ऊपर एक संधि थोपी थी। संयोग से इसी समय भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के तहत 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना आई, जिसके तहत प्रांतों में उत्तरदायी सरकार शुरू हुई आंशिक रूप से। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार को भी लगने लगा कि भारतीयों को भी सत्ता में भागीदारी देनी पड़ेगी, नहीं तो असंतोष, डिस्कंटेंट और बढ़ेगा, जो ब्रिटिश हित में ठीक नहीं होगा। इसलिए कार्य इस समय लॉर्ड जॉर्ज जो है प्रधानमंत्री थे। घटनाओं को जोड़कर देखोगे तो जो भी नेता उस समय उभरे हैं, वो सब जो है सामने आ जाएंगे। वैश्विक स्तर पर घटनाएं जो घट रही हैं, इसलिए चीजों को, मॉडर्न इंडिया को जब भी आप पढ़ो, दुनिया से जोड़ कर देखो। भारत को आंतरिक संदर्भ में समझो, लेकिन दुनिया में होने वाली घटनाएं भी इससे प्रभावित कर रही हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया की पावर जो थी, ब्रिटिश शक्ति, यद्यपि कमजोर होने की स्थिति में पहुंच गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन फिर भी अभी भी एक महत्वपूर्ण शक्ति थी। तो ये दुनिया की दिशा दशा तय करने वाली शक्ति थी। इसलिए आधुनिक भारत को समझने के लिए, जानने के लिए एक चीज दिमाग में रख लो बच्चों, कि आधुनिक भारत को विश्व इतिहास से जोड़कर पढ़ो। तो ये प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों में आपको लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ?
ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड डफरिन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखो यहां बहुत अलर्ट हो जाओ आप, इसमें बीपीएससी ने यानी कमीशन ने ई आंसर माना है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, लेकिन सच अलग है, सच्चाई लॉर्ड लिटन है। अब दोनों बातों को आप ध्यान में रखोगे। बीपीएससी ने क्या आंसर की में आंसर माना है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, लेकिन लॉर्ड लिटन के काल से ही ये सब उपाधियां दी जाने लगी थी, राय बहादुर, खान बहादुर वगैरह की उपाधि। तो अब आप क्या करोगे, दुविधाग्रस्त स्थिति हो गई, लेकिन चूंकि कमीशन इसमें ई माना है, इसलिए रिपीट होने पर अगर ई विकल्प है, चूंकि इसमें 5 विकल्प देते हैं बीपीएससी में, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि हमें ई लगाना है, क्योंकि कमीशन ने ई माना है। लेकिन अगर यह प्रश्न आईएएस में आ जाए, बाय द वे आ जाए, तब आईएएस में आप लॉर्ड लिटन लगाएंगे, ध्यान रखें, आईएएस में, और बीपीएससी में आप यही लगाएंगे, क्योंकि बीपीएससी ने यही माना। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुई बात? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। ए उदारवादी, बी मजदूर दल, सी कंजर्वेटिव दल, डी साम्यवादी दल, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, और इसमें सही है उदारवादी दल। उदारवादी दल से ये फेंसबरी, लंदन में ही एक जगह है फेंसबरी, वहीं से फेंसबरी लंदन में ही है, फेंसबरी से मात्र कुछ वोटों से ये चुनाव जीते थे 1892 में। बाद में 1895 में पुनः लड़े ये, लेकिन ये जीते नहीं। कहा जाता है कि जब ये लंदन गए यानी ब्रिटेन गए और वहां की समृद्धि को देखे, तो इन्होंने ब्रिटिश संसद में बोला कि ब्रिटिश शक्ति शैतानी शक्ति, जिस ढंग से भारतीयों का शोषण कर रहे। लॉर्ड सेलिसबरी जो बाद में प्रधानमंत्री बना था, इनको दादा भाई नौरोजी को, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इवन आर्थिक राष्ट्रवाद की बात इन्होंने ही किया, धन निकासी की संकल्पना इन्होंने दिया, प्रति व्यक्ति आय की बात की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड सेलिसबरी इनको काला आदमी कहता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी, नियति थी, उसको एक्सपोज किया कि आप किस तरह से भारत को गरीब बना रहे, खून बहा रहे हैं, मौत की ओर भारत को उन्मुख कर दिया है आप लोगों ने, शोषण इतना किया है, और आपका ब्रिटेन कितना समृद्ध है। यही कारण है कि जो है इनका विरोध भी है, दूसरी बार ये चुनाव नहीं जीत पाए। अगला क्वेश्चन, वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? ए लॉर्ड क्लाइव, बी हेक्टर मोनरो, सी लॉर्ड मैकाले, डी सर लियोनेल कर्टिस, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसमें डी सर लियोनेल कर्टिस। वैध शासन में क्या होता है बच्चों? वैध शासन में सत्ता के 2 केंद्र होते हैं, एक रियल वाला होता है, एक नाम मात्र वाला होता है। बंगाल में जब बक्सर युद्ध के बाद इन्होंने द्वैध शासन शुरू किया, कितना शोषण हुआ। बाद में फिर द्वैध शासन, देश काल परिस्थिति के अनुसार द्वैध शासन की प्रकृति बदलती गई, लेकिन द्वैध के मूल में यही है कि एक सेंटर मोस्ट पावरफुल होता है, एक सेंटर में कोई पावर नहीं। इस तरह से इनको हम देखते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया?
ए 1874, बी 1877, सी 1885, डी 1892, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1874, जब ये असम में कलेक्टर थे बच्चों, तभी इनको हटा दिया गया। ये उस समय के इंटेलिजेंट लोगों में से एक थे। इन्होंने देखिए कि कैसे सिविल सर्विसेज मूवमेंट ही शुरू कर दिया इन्होंने। बाद में आप देखिए कि कैसे लॉर्ड लिटन ने आईसीएस के लिए अधिकतम उम्र 19 वर्ष कर दी। कैसे भारतीय इसमें चयन पाएंगे, सोचो आप। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक मूवमेंट शुरू किया और इसके माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास किया, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और संगठन के माध्यम से, दोनों। द बंगाली इन्होंने समाचार पत्र निकाला और इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की जुलाई 1876 में, इंडियन एसोसिएशन नाम से। इंडियन एसोसिएशन के बारे में कहा जाता है कि यह आईएनसी की पूर्ववर्ती संस्था थी जो अखिल भारतीय स्तर पर अपना चरित्र, प्रकृति, उद्देश्य स्पष्ट करती। इस रूप में इनको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? ए इंजीरंगा, ई एमएस नंबूद्रिपाद, बी विकल्प, सी में स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी आचार्य नरेंद्र देव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सी स्वामी सहजानंद सरस्वती। बच्चों आप याद करो, इस प्रश्न पर हम पिछले वीडियोस में कई बार आपको बताया है कि कैसे इन्होंने बिहार किसान सभा का गठन किया। बाद में इनको लगने लगा कि नहीं, भारत तो वास्तव में गांव में बसता है, गांव में किसान रहते हैं, इसलिए किसान का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण हो, इसलिए किसान के लिए एक अखिल भारतीय संगठन होना चाहिए। और अंत में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जबकि एनजी रंगा इसके महासचिव बने थे। और ये अध्यक्ष बने। इवन कहा जाता है पहला अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था, इस अधिवेशन को जेएल नेहरू ने भी संबोधित किया था। यानी किसानों की मांग को एक अखिल भारतीय स्तर पर उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक संगठन की स्थापना इन्होंने करके महत्वपूर्ण कार्य किया। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था? ए 1936, बी 1939, सी 1942, डी 1945, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ए 1936, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए किया गया बच्चों, जबकि संगठन मूल रूप से वही है। कांग्रेस का अर्थ क्या है? कांग्रेस का अर्थ है संगठन, लोगों का समूह, सम्मेलन, जो अमेरिका से लिया गया है। पहले तो इंडियन नेशनल यूनियन नाम से संगठन बनना था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, लेकिन दादा भाई नौरोजी की सलाह पर यूनियन की जगह कांग्रेस कर दिया गया। तो इस तरह से इस संगठन की स्थापना 1936 में हुई, जिसकी चर्चा भी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपके साथ शेयर की। इस तरह से यह क्वेश्चन आपके लिए घटना के रूप में जरूरी है। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? ए हर्बल रिस्ले, बी लॉर्ड लिटन, सी डब्ल्यू हंटर, डी एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड, और ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये सी डब्ल्यू हंटर। इसने बच्चों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडियन मुसलमान। ये पुस्तक लगभग 1870 के आसपास आई थी, 70-71 के आसपास आई थी। इसमें डब्ल्यू हंटर ने ब्रिटिश थिंक टैंक को एडवाइस किया था कि आप
हिंदू तुष्टीकरण की जगह मुस्लिम तुष्टीकरण करें। क्यों? क्योंकि आधुनिक शिक्षा पद्धति, ब्रिटिश शासन प्रशासन के प्रभाव और वैश्विक विचारों के असर ने हिंदुओं में राष्ट्रीय चेतना जागृत कर दिया है और मुसलमान अभी भी पिछड़े हुए हैं, इसलिए मुसलमानों का तुष्टीकरण करो आप। और ये नीति इतनी कारगर हुई ब्रिटिशर्स के लिए कि इसके बाद देखिए कैसे अलीगढ़ आंदोलन शुरू हुआ, फिर उसके बाद देखिए बंगाल विभाजन हो गया, मुस्लिम लीग का गठन करवा दिया अंग्रेजों ने, पार्लियामेंट्री सुधार आ गया, वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू करके मुस्लिम तुष्टीकरण के द्वारा इन्होंने भारत में 1947 तक शासन किया। इज इट क्लियर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी ए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बी इंडियन एसोसिएशन, सी इंडियन नेशनल यूनियन, डी इंडियन लीग। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस प्रश्न पर चर्चा की आपके साथ। इसमें विकल्प है इंडियन एसोसिएशन, इसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में 26 जुलाई 1876 को स्थापित किया था, अगर बाय द वे डेटा पूछता है। और ये ऐसी संस्था थी जिसने कांग्रेस के पहले अखिल भारतीय स्तर पर काम कर रही थी। मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसे सिविल सर्विसेज मूवमेंट के द्वारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को विकसित किया। राजनीतिक राष्ट्रीय चेतना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर्थिक राष्ट्रीय चेतना या आर्थिक राष्ट्रवाद दादा भाई नौरोजी, सांस्कृतिक चेतना हिंदुत्व के संदर्भ में बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे लोग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन शब्दों का आप मेंस में भी बखूबी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपका आंसर और ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिविटी को लिए हुए हो जाएगा, जिससे नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? ए श्रीमती एनी बेसेंट, बी स्नेहलता वाडेकर, सी सरोजनी नायडू, डी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें डी मैडम भीखाजी कामा। इन्हें क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। ये महाराष्ट्र के एक पारसी परिवार में पैदा हुई थी। बच्चों, ये बहुत ही साहसी महिला थी। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था और वहां तिरंगा झंडा फहराया। इसलिए इन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है। इन्होंने अपना जीवन भारत की आजादी, भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। इस रूप में इनको हम भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहते हैं, मदर ऑफ रेवोल्यूशन। आप देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थी ये स्वतंत्रता आंदोलन की। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।